हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर पे। आज हम हिस्ट्री की चौथी क्लासेस ले रहे हैं। पहले 3 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिमी भारत में या दक्षिणी भारत में? तो ये दक्षिणी भारत में भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। ईस्ट इंडिया कंपनी के मद्रास एवं बंबई में निम्नलिखित में से किस भूमि बंदोबस्त व्यवस्था का प्रचलन किया? रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, तालुकेदारी या जमींदारी? तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था प्रचलन किया गया था। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें रैयतवाड़ी, महालवाड़ी या जमींदारी नहीं पता होगा। तो आज हम जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो आज हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे और आज जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड वीडियो हम अगले बार लेकर आएंगे। तो आप उसे देख लीजिएगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देंगे। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के साथ कौन जुड़ा था? मुनरो, मैल्कम, मेटकॉफ या एल्फिंटसन? तो ये मुनरो जुड़े थे। भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा इसके कार्यान्वयन से संबंध होने के लिए जाना जाता है? आर.एम. बर्ड, थॉमस मुनरो, सर चार्ल्स नेपियर या जोनाथन डंकन? तो ये थॉमस मुनरो को जाना जाता है। महालवाड़ी प्रथा कहाँ लागू की गई थी? दक्षिण भारत, बंगाल और बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान या उड़ीसा? तो ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान को लागू की गई थी। ब्रिटिश पंजाब में कौन सी राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई थी? जमींदारी, रैयतवाड़ी, मिरासदारी या महालवाड़ी? तो ये महालवाड़ी स्थापित की गई थी। महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? जमींदारों के साथ, कृषकों के साथ, जमींदारों व कृषकों के साथ साझा रूप से या ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से? तो ग्राम समुदाय ये ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से राजस्व बंदोबस्त हुआ था। ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी? मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी या बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी? तो ये बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी लागू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई भू राजस्व नीति से संबंध रखता है? महालवाड़ी बंदोबस्त, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट या सहायक संधि? तो ये महालवाड़ी बंदोबस्त भू राजस्व नीति से संबंध रखता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के निम्नलिखित सलाहकारों में से किसने स्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था? चार्ल्स ग्रांट, जेम्स ग्रांट, चार्ल्स स्टुअर्ट या जॉन शोर? तो ये जेम्स ग्रांट ने विरोध किया था। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? ग्रामीण समुदायों के साथ, जमींदारों के साथ, मुकदमों के साथ या किसानों के साथ? तो ये जमींदारों के साथ साझा किया गया था। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया मिंटो ने, कॉर्नवालिस ने, वॉरेन हास्टिंग ने या वेलेस्ले ने? तो ये कॉर्नवालिस ने आरंभ किया था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी भूमि व्यवस्था में जमींदारों का हिस्सा होता है 1/6 भाग या 1/4, 1/11 या 1/12? तो ये 1/11 भाग जमींदारों का हिस्सा होता था। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया?
वॉरेन हास्टिंग, वेलेजली ने, या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या लॉर्ड डरफिन ने? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड रिपन को या लॉर्ड वेलेजली को? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। बिहार में स्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, एक डिस्ट्रिक्ट सिविल ऑफिसर, या फिलिप फ्रांसिस, या विलियम पीट? तो ये फिलिप फ्रांसिस प्रस्तुत करते हैं। स्थायी भूमि व्यवस्था के बारे में आर.सी. दत्त के क्या विचार थे? उन्होंने इसका पूर्ण विरोध किया, उन्होंने इसका पूर्ण समर्थन किया, उन्होंने इसके बारे में कोई विचार प्रकट नहीं किया, या सैद्धांतिक आधार पर उन्होंने इसका विरोध किया? तो ये उन्होंने इसका पूर्ण समर्थन किया था। निम्नलिखित बंदोबस्त में से किसमें जमींदार भू राजस्व संग्रह कराने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये स्थायी बंदोबस्त संग्रह में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा का अधिकार, जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, या जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना? तो ये जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए थे। इसका कारण क्या था? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, या यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, या खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी? तो ये जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए इसके अनेक जमींदारों के पट्टे जारी नहीं किए जाते थे। स्थायी बंदोबस्त इस प्रकार है: किसानों पर लगाया गया भूमि कर, जमींदारों पर लगाया गया भूमि कर, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमि कर की वसूली, जंगल की भूमि पर लगाया गया कर। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमि पर कर की वसूली थी। निम्नलिखित में से कौन कानून के तहत न्यायिक एवं प्रशासकीय शक्तियों के पृथक्करण में कारक था? कॉर्नवालिस, क्लाइव, हेस्टिंग, या पिगट? तो ये कॉर्नवालिस शक्तियों में पृथक्करण के कारक थे। निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्याय से संबंधित सुधारों में उसका सलाहकार था? चार्ल्स ग्रांट, जोनाथन डंकन, जेम्स ग्रांट, या सर विलियम जोन्स? तो ये सर विलियम जोन्स उसके सलाहकार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक में किस कोर्ट को फौजदारी अपील करने का सर्वोच्च कोर्ट माना जाता है? प्रांतीय कोर्ट, सर्किट कोर्ट, सदर दीवानी, या सदर निजामत? तो ये सदर निजामत माना जाता है, सर्वोच्च कोर्ट। भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, या लॉर्ड डरफिन? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किए गए थे। सहकारी साख सुझाव किसने दिया? एड्रिगन कोल्ट, फ्रेडरिक निकसन, कॉर्नवालिस, या फ्रेडरिक बेकर? तो ये फ्रेडरिक निकसन ने सहकारी साख सुझाव दिया था। भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? वॉरेन हास्टिंग, क्लाइव,
कॉर्नवालिस या एलिफेंट स्टोन ने? तो ये वॉरेन हास्टिंग ने लागू किया था। ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था? ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। ये डी.वी. वॉचर ने कहा था, दादा भाई नौरोजी ने कहा था, जी.बी. जोशी ने कहा था, या बाल गंगाधर तिलक ने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्रों में हुआ था? रेलवे, बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी में, चाय कॉफी और नील में, सूती कपड़ों में, या जूट मिलों में? तो ये रेलवे, बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी में पूंजी निवेश किया गया था। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, मद्रास रेलवे, या अवध तिरहुत रेलवे? तो ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, या लॉर्ड लिटन? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। रेलवे को राजकीय नियंत्रण में लाने की बात सर्वप्रथम किसने की? लॉर्ड डलहौजी, विलियम एकवर्थ, वॉरेन हास्टिंग, या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो ये विलियम एकवर्थ ने रेलवे को राजकीय नियंत्रण में लाने की बात सर्वप्रथम कही थी। निम्नलिखित में से कौन दो स्थानों के बीच सर्वप्रथम रेलवे मार्ग का निर्माण हुआ था? बीकानेर एवं जोधपुर, अहमदाबाद एवं सूरत, कलकत्ता एवं रानीगंज, मद्रास एवं आरकाट? तो ये कलकत्ता एवं रानीगंज का सर्वप्रथम रेलवे मार्ग का निर्माण हुआ था। भारत में जब रेल मार्ग पहली बार प्रचलित हुए, उनका मुख्य उद्देश्य था कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना, वाणिज्य एवं व्यापार की सुविधा प्रदान करना, सैनिक संचार को अधिक अच्छा और अधिक गतिमान बनाना, या सस्ता यात्री परिवहन प्रदान करना? तो ये कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना था। भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस उद्योग में हुआ? कोयला, जूट, जलयान निर्माण, या रेलवे? तो ये रेलवे में के उपयोग में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? हेनरी कॉटन, आर सिद्धार्थ, महात्मा गांधी, या दादा भाई नौरोजी? तो ये दादा भाई नौरोजी है। ये पहले भी ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों को धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा? इकोनॉमिक पॉवर्टी, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, एट्रोसिटीज ऑफ ब्रिटिशर्स, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? तो ये इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया है। दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी से। पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय की सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिरोज शाह मेहता? तो ये दादा भाई नौरोजी सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने आर्थिक निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, मोहम्मद अली जिन्ना, या श्यामजी कृष्ण वर्मा? तो ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को किसने दिया? गांधी जी, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, या तिलक? तो ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में
अन्य ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? बदरुद्दीन तैयब जी, आनंद मोहन बोस, दादा भाई नेहरू जी या फिरोज शाह मेहता? तो ये दादा भाई नेहरू जी ने उपयोग किया था। आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आरसी दत्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय या दादा भाई नेहरू जी? तो ये दादा भाई नेहरू जी ने किया था। दादा भाई नेहरू जी से जितने सारे क्वेश्चन आते हैं या आए हुए हैं, ये सारा हमने करा दिया है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्रभाव नहीं था? कृषि की दुर्दशा, कुटीर उद्योगों का पतन, भारतीय सैनिकों का विद्रोह या रेल विस्तार? तो ये भारतीय सैनिकों का रेल विस्तार, भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। किसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 क्रमिक चरणों यथा मुक्त व्यापार, वाणिज्यिक पूंजीवाद एवं वित्तीय साम्राज्यवाद के रूप में वर्गीकृत किया? दादा भाई नेहरू जी, कार्ल मार्क्स, आरसी दत्त या एम.जी. रनाडे? तो ये आरसी दत्त ने वर्गीकृत किया था। उपनिवेशवाद भारत के आर्थिक इतिहासकारों को किसने निम्न 4 चरणों में विभाजित किया था? व्यापारिक पूंजीवाद में, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद या वित्तीय पूंजीवाद? किसने किया था विभाजित? आरसी दत्त ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था, महादेव गोविंद रनाडे ने किया था या कार्ल मार्क्स ने किया था? तो ये कार्ल मार्क्स ने किया था। भारत से इंग्लैंड के लिए धन निष्कासन किसके बाद आरंभ हुआ? दीवानी प्रदान करने के बाद, स्थायी भूमि बंदोबस्त के बाद, मीर कासिम को हटाने के बाद या मैसूर विजय के बाद? तो ये दीवानी प्रदान करने के बाद आरंभ हुआ था। किसने यह विचार व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? दादा भाई नौरोजी, बी.जी. तिलक, कार्ल मार्क्स या एडम स्मिथ? तो ये कार्ल मार्क्स ब्रिटिश आर्थिक नीति की घिनौनी है, उन्होंने व्यक्त किया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी भू राजस्व नीति का परिणाम नहीं था? किसानों का बढ़ता हुआ ऋण भार, किसानों की बढ़ती हुई गरीबी, जमींदारों का विचार या हस्तशिल्प उद्योगों का नशा? तो ये हस्तशिल्प उद्योगों का नाश था। अंग्रेजों की आर्थिक नीति का परिणाम क्या हुआ? भारतीय कुटीर उद्योगों की हानि, विदेशी आर्थिक नीतियों ने भारतीय कृषि पर प्रभाव डाला, भारतीय व्यापार के स्वरूप में बदलाव आया या सभी कथन सही है? तो ये सभी कथन सही है। भारतीय कुटीर उद्योगों की हानि हुई, विदेशी आर्थिक शक्तियों के भारतीयों ने कृषि पर प्रभाव डाला और भारतीय व्यापार के स्वरूप में बदलाव आया, तो ये सभी सही हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था विदेशी पूंजी की कमी, भारी उद्योगों का अभाव, प्राकृतिक संसाधनों की कमी या धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। तो ये भारी उद्योगों का अभाव था। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? हट्टोंग आयोग, हंटर आयोग, स्ट्रेची आयोग या इंडिगो आयोग? तो ये स्ट्रेची आयोग द्वारा किया गया था। हिटले कमीशन का संबंध था शिक्षा से, श्रम से, सार्वजनिक स्वास्थ्य से या सिविल सेवा के पूर्ण गठन से? तो ये श्रम से संबंधित था। भारत में उपनिवेशी काल में डिटले आयोग का उद्देश्य था श्रमिकों की मजदूरी, मौजूदा परिस्थितियों पर सिफारिशें प्रस्तुत या और आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का पूर्ण जागरण, भारत में वित्तीय सुधारों के लिए योजना को तैयार करना या भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करना। तो ये श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर सिफारिशें प्रस्तुत करना था। भारत में आर्थिक इतिहास में पर पहली पद्धति प्रस्तुत का लेखन कौन था? एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या रमेश चंद्र दत्त? तो ये रमेश चंद्र दत्त पुस्तक के लेखक थे। 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था?
बाल मजदूर से, व्यस्त पुरुष मजदूर से, स्त्री मजदूर से, ये दुर्घटना की स्थिति में मजदूरों की क्षतिपूर्ति से। तो ये बाल मजदूर से संबंधित था। 1881 में फैक्ट्री एक्ट निम्नलिखित दृष्टि से पारित किया गया था। श्रमिकों को मजदूर संघ बनाने की अनुमति देना, किसी भी फैक्ट्री में 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन पर रोक लगाना, या औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी नियत करना, या महिला कर्मियों के काम के घंटों को कम करना। तो ये किसी भी फैक्ट्री में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाना था। प्रथम कपड़ा मिल बंबई में किस वर्ष खोली गई? 1854 में, 1853 में, 1866 में, या 1879 में? तो ये 1854 में खोली गई थी। 18वीं सदी में बंगाल में वर्ध उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था कच्चे माल की अनुपलब्धता, उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च टैक्स करना, या कारीगरी अनुबद्धता। तो ये ब्रिटेन को निर्यात करने वाले कच्चे माल टैक्स का उत्तरदायी कारण था। बंगाल में 1757 से 1780 के बीच अंग्रेजों द्वारा किया गया संपत्ति का पलायन था 180 मिलियन पाउंड, 80 मिलियन पाउंड, 280 मिलियन पाउंड, या 380 मिलियन पाउंड। तो ये 80 मिलियन पाउंड था। प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ? 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, या 1930 ईस्वी में? तो ये 1926 ईस्वी में पारित किया गया था। 1908 में बंबई में श्रमिक संघ द्वारा आयोजित हड़ताल का प्रमुख कारण क्या था? महात्मा गांधी की गिरफ्तारी, तिलक की गिरफ्तारी, सुभाष चंद्र का भारत से भाग जाना, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये तिलक की गिरफ्तारी थी। बंगाल जूट श्रमिक संघ द्वारा आयोजित पहली व्यापक हड़ताल कब हुई थी? 1922 में, 1931 में, 1919 में, या 1911 में? तो ये 1919 में हड़ताल हुई थी। बंबई मिल हर्ट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? शिंदे, एन.एम. लोखंडे, वी.पी. वाडिया, या एन.एम. जोशी? तो ये एन.एम. लोखंडे ने पारित की थी। 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? अहमदाबाद, दिल्ली और नासिक, बंबई, कलकत्ता और पूना, बनारस, पूना और नासिक, या बनारस, आगरा और लखनऊ? तो ये बनारस, पूना और नासिक संबंधित है। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाले सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या थी? तांबा, इस्पात, नमक, कच्चा रेशम, या कपास, चीनी, जूट, तांबा, या घोड़े, नमक, चीनी, रेशम, या सोडा, कच्चे रेशम, चीनी, अफीम? तो ये सोडा, कच्चे रेशम, चीनी और अफीम महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? दक्षिण भारत, बिहार, गुजरात, असम? तो ये बिहार उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटिश निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे? कोयले का, इस्पात का, ऊनी वस्त्र का, या कपास का? तो ये कपास का निर्यात करते थे। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय सबसे प्रमुख साधन क्या था? अफीम राजस्व, आबकारी राजस्व, भू राजस्व, या आयात शुल्क? तो ये भू राजस्व सबसे प्रमुख साधन था। आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? सिल्क, मसाले, नील, या अफीम? तो ये मसाले में रुचि थी। 17वीं शताब्दी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्यात व्यापार में कौन सी वस्तुएं प्रमुख थी? अफीम, सूती वस्त्र, मसाले और चीनी? तो ये सूती वस्त्र में वस्तुएं प्रमुख थी निर्यात के लिए। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहे हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं